हाय फ्रेंड्स, मैं सी अभिषेक जी आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने इससे पहले मेरी वाली जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको शॉर्ट इंट्रो दिया था कि किस तरह से ITR4 जो नया ITR4 आया है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स ITR4। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वाली वीडियो देख ली होगी। यदि नहीं भी देखी हो तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल में पूरा समझाने वाला हूँ ITR4 किस तरह से फाइल करना है, तो उसमें आपको ऑलरेडी समझ में आ ही जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। बेल आइकॉन प्रेस करने से क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी मेरी अगली वाली वीडियो आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपके सीधे मोबाइल पर आ जाएगा कि मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की है। और आप उसको तभी या फिर जब भी आप चाहें वो देख सकते हैं, पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो मेन है। तो मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकॉन। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो शुरू करने से ये भी मैं बता दूं कि अभी आपको यदि पैन कार्ड निकालना है तो आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 मिनट या फिर मैक्स टू मैक्स 2 मिनट में आपका पैन कार्ड वो भी फ्री में निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी उसका ऐड आने लग गया है कि नो मोर सर्चिंग फॉर सेंटर, गेट योर पैन इंस्टेंटली अप्लाई नाउ। और यहाँ पे आप इंस्टेंट पैन थ्रू आधार यहाँ पे क्लिक करके आपका ITR आपका पैन कार्ड खुद ही बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, यदि आप चाहते हैं तो मैं इसे लिंक कर दूंगा मेरे वाली वीडियो के ऊपर। मैं जिस किस तरह से आपको आपका पैन कार्ड बनाना है, तो आपके फैमिली मेंबर से भी किसी के भी जिसके भी आपको पैन कार्ड बनाना है आप यहाँ से बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। यदि आपको ऑफलाइन बनना है तो आप यहाँ पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम ऑनलाइन बनना सीखेंगे, तो ऑनलाइन बनने के लिए हमें यहाँ से लॉगिन है, यहाँ से क्लिक करना है आपको। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर है तो, यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, आप इंडिविजुअल हैं यहाँ पे जो भी हैं आप वो सिलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू करेंगे। तो आपको ये सिर्फ इतनी सी डिटेल भरनी है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। फिर आपका एड्रेस वगैरह लिखना है, वेरिफिकेशन करना है और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम शुरू करते हैं वीडियो। आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद में आपका इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पुराने रिटर्न्स वगैरह देख सकते हैं यदि आपने ऑलरेडी पिछले साल भरे हैं तो। और अभी हमें क्या करना है, हमें रिटर्न फाइल करना है। तो रिटर्न फाइल करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपके पास आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होनी चाहिए वहाँ पे इनकम टैक्स वेबसाइट पे, वो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास फॉर्म 16 और फॉर्म 16 है, दोनों के दोनों आपके पास होनी चाहिए। यदि आपको जो भी एप्लीकेबल है वो रखिए और दोनों है तो दोनों रखिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट यदि आपके पास प्रिंटेड नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप इंटरनेट बैंकिंग से उसे डाउनलोड कर लीजिए यदि आपको वो एक्टिवेट है तो। और इंटरनेट बैंकिंग से आप डाउनलोड करेंगे तो उसे एक्सेल में डाउनलोड कीजिए करिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। आप फिल्टर लगा के सब कुछ वर्किंग बना सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट में हमें क्यों चाहिए, बैंक स्टेटमेंट से हमें कुछ डिटेल निकालनी पड़ती है जो हमें रिटर्न में देनी पड़ती है। जैसे कि आपको कितना पेमेंट मिला है थ्रू मोड अदर देन कैश, हमें वो डिटेल ITR फॉर्म में देनी पड़ती है कि अदर देन कैश मुझे कितना पेमेंट मिला है। तो अगर बैंक अकाउंट में जितना भी पेमेंट रिसीव हुआ है अदर पार्टियों से, आपके कस्टमर से, वो सब आपको ई मोड से हुए हैं। तो उसके ऊपर क्या है मैं आपको ये वाली वीडियो में बताऊंगा कि क्या बेनिफिट है उसका। फिर उसके ऊपर आपको बैंक से क्या निकालना है, बैंक स्टेटमेंट में से दूसरी चीज इंटरेस्ट आपने कितनी अर्न की है, आपकी सैलरी इनकम कितनी आई है। ऐसे बाइफरकेट कर लेना कि आप क्या करना है, एक्सेल में पूरी आपकी बैंक स्टेटमेंट लेना। बैंक स्टेटमेंट में जो हर एक एंट्री है उसके सामने लिख देना है कि बिजनेस इनकम है, ये सैलरी इनकम है, ये इंटरेस्ट इनकम है और ये अदर है। यदि आपने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह सेल किया है, जो भी कुछ सेल किया तो वहाँ पर आ जाएगा। वो स्पेशल एक्सेप्शनल रिसिट होगी तो वो वहाँ पर उस तरह से उसका टैग दे के लिख लेना और बाद में फिल्टर लगाना। फिल्टर लगा के आपको ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक बाइफरकेट हो जाएगी। तो आपको ये आपकी बैंक स्टेटमेंट में से ये वाली वर्किंग करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये और इसके साथ में आपको एक और चीज चाहिए, आपका फॉर्म 26AS। ठीक है, आपको ये भी लगेगा। आप फॉर्म 26AS कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 26AS डाउनलोड करने के लिए आपको ये पोर्टल पर आना है और यहाँ पर आके आपको यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS करना है। किस तरह से ये ऑपरेट होता है, किस तरह से फॉर्म 26AS दिखता है, वो सब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप वो भी जरूर देखिए, आई बटन में आपको वाली वीडियो पे मिल जाएगी। तो आपको वो भी डाउनलोड कर लेना है। 26AS में क्या होता है, आपका जिन जिन लोगों ने TDS काटा है वो सब आपको यहाँ पे एक ही इसमें मिल जाता है। जहाँ से आप, यदि आपके 10 लोगों ने TDS काटा है तो आप 10 लोगों से फॉर्म 16 कलेक्ट करोगे, है ना। और यदि आप सैलरी भी करते हो तो आपके एम्प्लॉयर से आप फॉर्म 16A कलेक्ट करोगे। तो यदि ये सबकी जो डिटेल है ये सबसे आपको क्या मिलेगा कि किस किसने कितना कितना इनकम पे कितना कितना TDS काटा है, और वही सारी डिटेल आपको ये एक एक सिंगल फॉर्म में मिल जाएगी 26AS में। तो अब यहाँ से भी उसको क्रॉस वेरीफाई करें कि आपको सब लोगों के फॉर्म 16 मिल चुके हैं कि नहीं मिल चुके हैं।
और यदि आपको के फॉर्म 16 मिले हैं और 16 मिले हैं, उन लोगों ने मैनुअल बना के दिए हैं आपको 26 में, अगर अभी तक वो नहीं आए हैं तो उन्हें उनसे फॉलोअप लीजिए कि आपको 26 में दिखने चाहिए। आप यदि यहाँ पे दिखेंगे तो ही आप रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं उसे, अदरवाइज आपको नोटिस आ सकती है इनकम टैक्स ऑफिसर्स की। तो फ्रेंड्स, ये सब डाटा कलेक्ट होने के बाद में आपको करना है इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ईयर जिस भी साल का आप भर रहे हैं। जैसे हम 2021 का भर रहे हैं ए वाई, ITR 4 भर रहे हैं, ITR 4 सेलेक्ट कीजिए, ओरिजिनल, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। ये आपके पिछले साल की जो रिटर्न भरा था उसमें से उसने बैंक के नंबर वगैरह डिटेल वगैरह सब ले लिए। कंटिन्यू करें, एग्री। अभी आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन शीट है। जनरल इन्फॉर्मेशन शीट में सब बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, जैसे कि आपका नेम, मिडिल नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और फिर यहाँ पे आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आप कहीं पे जॉब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर वगैरह कहीं पे भी, तो आप वो सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए। और यदि आप कहीं पे जॉब ही नहीं करते हैं तो फिर इसे रहने दीजिए। वह रहने नहीं, आपको कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप इसे ऐसे एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि आप बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं। यदि आप लेट फाइल करते हैं तो ये कीजिए, रिवाइज रिटर्न है तो ये कीजिए, और यदि आप डिले के केस में कर रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट कीजिए। हमारा बिफोर ड्यू डेट है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में आपको ये वाली डिटेल लिखनी है यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया है कि यदि आप 139(1) के 7th प्रोविजन में फॉलो हो रहे हैं, उसके वजह से आप रिटर्न फाइल करें तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसमें 3 कंडीशन दी हुई है, और ये 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आपको एप्लीकेबल होती है तो आप वो कंडीशन की वजह से रिटर्न भरेंगे, अदरवाइज आपको भरने की जरूरत नहीं थी। वो 3 कंडीशन कौन सी हैं? आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट किया है पिछले साल में, आपने फॉरेन ट्रेवल किया है, फॉरेन ट्रेवल 2 लाख रुपए से ज्यादा किया है, आपने पिछले साल में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है 1 लाख रुपए से ज्यादा पूरे साल भर में, यदि हाँ तो आपको ये सिलेक्ट करना है और उसकी अमाउंट लिखनी है और यहाँ पे इसे यस करना है, अदरवाइज ये आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद में ये आपको एप्लीकेबल नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि आप ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं। यदि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी के, जैसे कि किसी की डेथ हो गई है और आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिटर्न भरने के लिए, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज इसे रहने दीजिए। फिर उसके बाद में आता है इनकम शेड्यूल। इनकम शेड्यूल में बिजनेस और प्रोफेशन से आपको इनकम हुई है, तो उसके लिए आपको शेड्यूल बीपी भरना होगा। तो शेड्यूल बीपी है ना, तो ये वाला शेड्यूल बीपी है। शेड्यूल बीपी देख लेते हैं क्या होता है। शेड्यूल बीपी में आपकी सारी बिजनेस और प्रोफेशन, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बिजनेस है और है प्रोफेशन है। यदि आप बिजनेस की इनकम हुई है आपको और उसके लिए आप रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको ये जो है पहला शेड्यूल 44AD आपको ये भरना है। और यदि आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन आप कोई प्रोफेशनल है, उसके लिए आपको रिटर्न भरना है, तो आपको 44AD सिलेक्ट करना है। तो यदि मान लो कि आप बिजनेस है तो आपको आपके बिजनेस के नाम यहाँ पे लिखना है, और आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में फॉलो होता है, जैसे कि ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफी, रबर, स्पेशलिटीज, सिल्क, हनी, एग्स। यहाँ पे देख लीजिए आपकी कौन सी कैटेगरी में आपका बिजनेस आता है। कारपेट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मशीनरी टूल, रेडियो, टेलीविजन वगैरह वगैरह। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी हैं, इनमें से आपका जिस भी कैटेगरी में आता है वो आप सिलेक्ट कीजिए। और हर एक कैटेगरी के नीचे उनके यहाँ पे अदर है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी यहाँ पे, तो उसमें नीचे उसका अदर है। यदि आपका ये सिलेक्ट ना हो तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लिखना है ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस एसेट। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 44AD हम जो ये जो ITR 4 भर रहे हैं, ये एक प्रेजेंटिव सेक्शन होता है। प्रेजेंटिव सेक्शन वालों के लिए 40 ITR 4 सुगम होता है। प्रेजेंटिव सेक्शन यानी तो क्या है, जो लोग छोटे मोटे व्यापारी हैं, प्रोफेशनल हैं, और वो उनके पास टाइम नहीं है कि अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें, उनके लिए कंप्लायंस बढ़ जाता है तो वो नहीं करते हैं। छोटे मोटे कंसल्टेंट होते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है और जिनकी इनकम, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो 2 करोड़ से नीचे है, और यदि वो कंसल्टेंट है, यदि प्रोफेशनल है तो 50 लाख से नीचे है। तो यदि आपकी इनकम ये लिमिट से नीचे है तो आप ITR 4 भर सकते हैं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह कोई भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप बताइए कि आपके टोटल, यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला उन्होंने, टोटल टर्नओवर, ग्रॉस एसेट। आपके पास जो भी मेंटेन है, कुछ भी मेंटेन नहीं है तो आपका बैंक स्टेटमेंट लो, बैंक स्टेटमेंट में से टोटल मैच करो कि आपको टोटल इनकम कितनी हुई है, और वो यहाँ पे लिख दो कि भाई मुझे टोटल इनकम इतनी हुई है। मेरा टोटल इनकम यहाँ, तो यहाँ पे आपका टोटल टर्नओवर हो गया। उसके बाद में आपको लिखना है कि टोटल टर्नओवर, यहाँ पे क्या बोला है देखो, थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड रिसीव्ड बिफोर स्पेसिफाइड डेट। तो आपको मार्च से पहले कितनी इनकम मिली है ये वाले मोड के थ्रू, वो आपको यहाँ पे लिखना है, तो आपके बैंक अकाउंट में जो भी आया है वो।
उसके बाद में अदर मोड यानी तो कोई इनकम आपके कैश में भी हुई है क्या, यदि हुई है तो आप यहाँ पे डालिए। वो डालने के बाद में यहाँ पे इनका बोलना है कि 44 एडी में आपको 6% ऑफ E1 ए, यानी तो ये E1 इसका ये ए, यानी तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको जो भी मिली आपके बैंक अकाउंट में जितनी इनकम आई है उसका आपको मिनिमम 6% इनकम में ऑफर करना है। यदि आपको सपोज आपको 10 लाख रुपए की आपके बैंक में इनकम दिख रही है कि 10 लाख रुपए आपके पास आए हैं और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो आप नहीं बता सकते हो कि आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि आपके खर्चा भी बहुत सारा हुआ है जो आपके बिजनेस के लिए हुआ होगा या फिर किसी भी चीज़ के लिए होगा, तो आप नहीं बता सकते हो क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं किया है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वाला रिटर्न है। यहाँ पर उन्होंने सीधा बोल दिया आपकी जितनी भी इनकम हो उसका आप सिर्फ 6% का इनकम बताओ कि हाँ मेरी इतनी इनकम है। यदि आप ऊपर बताते हो कि यहाँ पर यदि आपने बताया 10 लाख, तो आप आपको यहाँ पे कम से कम बताना होगा कि 10 लाख में से 60,000 रुपये मेरी इनकम है, तो बाकी के ऊपर इनकम टैक्स वाले आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। तो आपको यहाँ पे इनकम ऑफर करनी होगी 60,000 रुपीज़। और यदि आपने यहाँ पे कैश में बोला कि मेरी इनकम 10 लाख रुपए मेरी कैश में भी हुई है, तो आपको 8% मिनिमम बताना होगा कि 80,000 मेरे प्रॉफिट हुआ है ये वाले बी वाले पार्ट में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भरना है। इलेक्ट्रॉनिक मोड वालों के लिए फायदा है 2% का कि 2% कम इनकम बतानी पड़ती है। और यदि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया है, भले आपके छोटे लेवल पे है, तो आपको ये याद रखना है कि सिर्फ 8% ही नहीं बताना है, सिर्फ 6% ही नहीं बताना है। यदि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया हुआ है और आपकी प्रॉफिट 8% और 6% से ज्यादा आ रहा है तो आपको यहाँ पे ज्यादा बताना है। यदि कम आ रहा है तो आप कम नहीं बता सकते हो। यदि कम आपको बताना भी है तो आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये जो लिमिट है ना, ये मिनिमम है, आपको इतना तो बताना ही होगा। यदि आपको इससे कम करना है तो देखो, इफ इनकम इज लेस देन अबव परसेंटेज ऑफ ग्रोस रिसीट इट इज मैंडेटरी टू हैव टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB एंड अदर ITR एज एप्लीकेबल हैज टू बी फिल। तो यदि आपकी इनकम 8% से कम है तो आपको और 6% से कम है तो आपको ये वाला रिटर्न नहीं बनना है, आपको ITR 3 बनना होगा। तो ये बहुत जरूरी बात है, तो ये बात याद रखना। तो उसके बाद में 44 ADA, यदि आप प्रोफेशनल हो, कंसल्टेंट हो, इंजीनियर हो, CA हो, डॉक्टर हो, तो आपको 44 ADA यहाँ पर बनना है। यदि आपके बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं है और आपकी इनकम 50 लाख से नीचे है तो यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है बिजनेस का, प्रोफेशनल का, या फिर नहीं भी लिखना तो मतलब क्योंकि ऑप्शनल है। यहाँ पर आपको बिजनेस कोड सिलेक्ट करना होगा, लेकिन जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, डाटा प्रोसेसिंग का जॉब करते हो, BPO प्रोसेसिंग है, लीगल है, अकाउंटिंग है, जो भी है वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करो। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ग्रोस रिसीट लिखो कि आपकी प्रोफेशन से टोटल ग्रोस रिसीट कितनी हुई। यदि आपने बोला कि मेरी 10 लाख रुपए की ग्रोस रिसीट है तो आपको यहाँ पे 50% ऑफ E3 देना होगा। यदि प्रोफेशनल के केस में क्या होता है, उनका खर्चा नहीं होता है, उनका खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि उनको कोई माल वाल परचेज नहीं करना पड़ता, उनको उनकी सर्विस देनी पड़ती है। तो ऐसे केस में उनका प्रॉफिट सपोज टू बी हायर देन बिजनेसमैन। तो 50% तक की आपको मिनिमम इनकम ऑफर करनी होगी ग्रोस रिसीट के। तो यहाँ पे आपको कम से कम 5 लाख रुपए तो भी ऑफर करने ही होंगे यदि आप प्रोफेशनल है तो, और यदि ज़्यादा है तो आप ज़्यादा करो। हम यहाँ पे 550 कर देंगे। उसके बाद में आता है 44 AE। 44 AE नॉर्मल जो ये कैरेज वाले लोग जो होते हैं, ट्रक वाले जो लोग होते हैं उनके लिए होता है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड कैरेज नंबर लिखना पड़ता है कि कौन कौन से आपके ट्रक के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पे लिखो। ओन है, लीज है, हायर्ड है, टनेज कैपेसिटी कितनी है उनकी, नंबर ऑफ मंथ फॉर विच गुड्स कैरेज वाज ओन्ड, लीज और हायर्ड बाय द SEC। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया किस तरह से आपको उसकी इनकम कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे सीधा सा फंडा है उन लोगों का कि फॉर द गुड्स कैरेज कंप्यूट एट द रेट ऑफ 1000 पर मेट्रिक, सॉरी 1000 पर टन पर मंथ इन केस ऑफ टनेज एक्सीड 12 मेट्रिक टन। यदि आपको 12 MT से ज्यादा है तो आपको 1000 रुपये पर महीना पर टन के हिसाब से आपको इनकम कैलकुलेट करनी है फॉर जितने भी मंथ आपने काम किया होगा। अदरवाइज आप 7,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपके कैलकुलेशन कर दो। तो ये उस तरह से ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद में आपको यदि आपके एक ही पेन पे आपने बहुत सारे GST लिख के रखे हुए हैं अलग अलग लोकेशन वाइज या फिर जैसे भी है, तो आपको यहाँ पे हर एक GST नंबर वगैरह यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे उनका एनुअल टर्नओवर लिखना है। पर्टिकुलर GST के बेसिस पे आपको यहाँ पे लिखना है उनका वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो आपके एनुअल GST रिटर्न से मैच होने चाहिए। फिर उसके बाद में आ गया ये वाला जो पोर्शन, यदि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है तो आपको यहाँ पे से सारे फील्ड लिखने हैं। यदि आपने मेंटेन नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, सिर्फ इतने जो फील्ड है जो पे इन्होंने बोले हैं इतने मैंडेटरी है, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। ये 15, 19, 20 एंड 22
E15 क्या है, सन्ड्री क्रिएटर आपको बनना है। E19 में आपको इन्वेंट्री बननी है। 20 में आपको सन्ड्री डेटर बनने हैं। और 22 या तो कैश इन हैंड। ये 4 चीज़ आपको लिखनी कंपलसरी है। पर ऐसा नहीं है कि आप जीरो नहीं लिख सकते हैं, यदि वो जीरो है तो आप जीरो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप ये बैंक बैलेंस विद बैंक भी डालिए, क्योंकि कभी भी मतलब आगे जाके आपको आपकी फाइल बनानी है तो उसमें वो काम आएगा। बैलेंस विद बैंक आप हमेशा दीजिए यहाँ पे। तो ये देने के बाद में आपका जो है बिजनेस इनकम आ चुकी है, आ जाएगी। बिजनेस या प्रोफेशन, जैसे हमारे केस में हमने प्रोफेशन लिया, हमने 550 यहाँ पे इनकम डाली है। तो अभी आप हमने सिर्फ अभी यहाँ पे सिर्फ एक ऊपर वाला हेड देखा था, ये बिजनेस और प्रोफेशन वाला। तो देखिए यहाँ पे इनकम वाली आ गई, हमने जो यहाँ पे भरा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में आपको यदि आप सैलरी भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो आपकी ये सैलरी इनकम भी यहाँ पे आ जाएगी। ये आपको फॉर्म 16A जो होता है आपका फॉर्म 16A, उस पर से देख के लिखनी है। यहाँ पे जैसे कि आपको सैलरी इनकम है यहाँ पे, तो सैलरी आपको फॉर्म 16 में दिख रही है कि 5,50,000 आपकी सैलरी भी है। उसमें परक्विजिट है आपके कुछ तो भी 20,000 रुपये के। फॉर्म 16 में जैसे लिख रहा है वो देख के लिखना है आपको। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि एग्जाम्प्ट अलाउंस कौन कौन से हैं आपके पास। जैसे कि मान लो कि आपके पास HRA है, तो आप HRA सिलेक्ट कर लो। और यहाँ पे लिख दो कि भाई मुझे ये जो टोटल मेरी जो इनकम आ रही है उसमें से मुझे 40,000 रुपये का HRA एग्जाम्प्ट है, मेरे फॉर्म 16 में से दिख रहा है। तो टोटल 570 ही हो गया, 570 में से 40,000 गए, तो यहाँ पे 530 आ गए। 530 में ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का माइनस हो जाएगा। 50,000 का ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा आपका। और उसके बाद में से यहाँ पे टोटल आपकी सैलरी इनकम आ गई। उसके बाद में से हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट है, जो भी है आप उसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में यदि आपने आप लोन पे रह रहे हैं, घर पे आपने लोन से लिया हुआ है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट के डिडक्शन में मिल जाता है। और इंटरेस्ट का मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक रह सकता है। सपोज हमारे केस में 1.5 लाख है, तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा मुझे। तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई फ्रेंड्स, 5,50,000 मेरे प्रोफेशन से है। और फिर सैलरी वगैरह माइनस करके 4,80,000 मेरा किससे है, सैलरी से है। और 1.5 लाख रुपए का मेरा डिडक्शन है। तो 550 प्लस 480 माइनस 150, टोटल मेरे 8,80,000 की मेरी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। और यहाँ पर अदर सोर्सेज से भी आपको इनकम लिखनी है। आप हमेशा आपके सेविंग बैंक, आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसमें से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आपके क्वार्टरली या 6 मंथली आपको मिलता है, और वो यहाँ पे लिखिए। उसके बाद में यदि आपको IT रिफंड मिला है पिछले साल, तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट लिखिए। FD है तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट लिखिए। या फिर जो भी इनकम है वो सब आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद में जो भी आपका इंटरेस्ट है, सपोज यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट लिखा कि मुझे 15,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला था सेविंग बैंक से, तो यहाँ पे जो 80, अभी यहाँ पे ये क्या आ गया, ये पार्ट आ गया आपका डिडक्शंस का। आपकी इनकम खत्म हो गई, यहाँ से आपका डिडक्शन शुरू हो गए। डिडक्शन में ATC, LIC, तो यदि आपने कोई डिडक्शन लिया हो तो यहाँ पे लिखिए। आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का ले सकते हो, तो मैं पूरा 1.5 लाख लिख देता हूँ। उसके बाद में ETD में आप 25,000 रुपये का खुद के लिए और पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपये तक का ले सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे से आपको ये सिलेक्ट करना है ETD, है ना, तो ये वाला ETD ऊपर वाला, इसके लिए आपको ETD ये वाला शेड्यूल भरना होगा। उस पर क्लिक कीजिए, आप उस पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर आपने पूछा उन्होंने कि आप यहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर सीनियर सिटीजन है क्या। यहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर सीनियर सिटीजन है क्या अदर देन योर पेरेंट्स, तो आपने नो करना है यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं है, अदरवाइज आप यस कीजिए। और यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस आप 25,000 रुपये तक ले सकते हैं। यदि आप 30,000 रुपये भी लिखेंगे ना, तो वो 25,000 ही लेगा, 25,000 देखिए। और यहाँ पे आपके पेरेंट्स के बारे में पूछे कि वो सीनियर सिटीजन है, हाँ करना है यहाँ पे। और यहाँ पे आप ये उनका कितना भी लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे 60,000, तो भी वो यहाँ पे 50,000 ही लेंगे। तो टोटल आपका और ये सब मिला के हो गया 75,000। तो आप फिर से ये वाली शीट पर आ जाइए, और यहाँ पे देखेंगे तो वो 75,000 आपके डिडक्शन में आ जाएगा। ऐसे आपको ये सारे डिडक्शन जो जो आपको एप्लीकेबल हैं, मेडिक्लेम हो गया आपका, फिर इंटरेस्ट ऑन हाई एजुकेशन लोन आपने लिया है तो वो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर का कोई इंटरेस्ट है, ये एक्स्ट्रा एडिशनल इंटरेस्ट है ऊपर वाले के अलावा। और जो अभी जो स्कीम आई थी गवर्नमेंट की उसके ऊपर है। और फिर ये है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने लिया है, उसके लोन से लिया हुआ है, तो उसके ऊपर का आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। आपने टू को डोनेशन दिया हुआ है तो उसके लिए आपको ये वाला अलग से शेड्यूल बनना होगा। उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। डोनेशन की डिटेल यहाँ पे लिखिए। देखो 50% एलिजिबल वाला डोनेशन है, तो हम यहाँ पे उसके नेम ऑफ डोने लिखिए, एड्रेस उसका, सिटी, स्टेट, पिन कोड, पैन नंबर, और आपने कितना डोनेशन दिया है वो लिखिए। ये लिखने के बाद में ऑटोमेटिक वाली फिगर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगी।
और इस तरह से आपके डिडक्शन ये सारे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में 80 TTA है, आपको 15,000 रुपये इंटरेस्ट मिला था सेविंग बैंक से, तो आप यहाँ पे 10,000 रुपये तक का मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने सपोज 15,000 यहाँ पे लिख दिया पूरा का पूरा, तो भी यहाँ पे वो 10,000 ही लेगा। और ये सीनियर सिटीजन के लिए 80 TTB, उनको 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। वैसे अभी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमने हमारी जो एज है वो वहाँ पे लिखी हुई है, उसके हिसाब से हम सीनियर सिटीजन नहीं होते, तो ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। यदि आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपको उसके लिए यहाँ पे अलग से डिडक्शन मिल सकता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे सिर्फ इतना हमने भर दिया, उसके बाद में हमारा आगे के वर्किंग जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे देखिए इसने हमारा टोटल टैक्स निकाल दिया और रिबेट हमें एप्लीकेबल नहीं है, एजुकेशन सेल्स लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया, सब कुछ उसने लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद में हमारा जो अगला पार्ट है वो है टैक्स डिटेल। इसे बीच बीच में सेव करते रहना। टैक्स डिटेल में यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किसी ने यदि आपका टैक्स हटा है तो वो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे टैक्स पेड डिटेल, टैक्स पेड डिटेल में आपको दिख जाएगा कि इतना तुम्हारा टैक्स कटा हुआ था ऑलरेडी, इतने का तुमको अभी पे करना होगा। यहाँ पे आप ई पे क्लिक करेंगे तो आपका चालान में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा और वो आपको बैंक की साइट पे भेज देगा, वहाँ से आपको ये फिलअप करना है। अब इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड डाल के वो पे करना है और उसकी जो भी डिटेल आएगी वो आपको यहाँ पे टैक्स पेमेंट डिटेल जो है यहाँ पे आके आपको फिल करना होगा। यहाँ पे नीचे आके तो उसकी डिटेल आपको जो भी आपने टैक्स पेमेंट किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे नीचे बनी होगी, डिटेल ऑफ एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट, इसका BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर और अमाउंट पेड। ये पे करने के बाद में उसकी अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आपका ये जो टोटल पेबल जो आ रहा है अभी यहाँ पे जो अमाउंट लिखी हुई आ रही है वो आपकी लिखी हुई नहीं आएगी और ये जीरो हो जाएगी। ये होने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे आके यदि आपकी कोई एग्जाम्ड इनकम है तो आपको यहाँ पे लिखनी है, जैसे आपको कोई डिविडेंड मिला है, आपके एग्रीकल्चर इनकम है, आपको प्रोविडेंट फंड मिला है, सुपरनेशन फंड मिला हुआ है, ग्रेच्युटी मिली हुई है, जो भी है वो आपको सब यहाँ पे सिलेक्ट करके उसकी अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको आपकी ये सारी बैंक अकाउंट की डिटेल लिखनी है और बैंक अकाउंट डिटेल मेरे यहाँ पे इतनी है। इसके अलावा यदि आपकी कोई भी दूसरी होगी तो आपको यहाँ पे ऐड करके वो भी यहाँ पे फिलअप कर देनी है। और यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए सेल्फ और आपका नेम वगैरह तो ऑटोमेटिक है, यहाँ पे आप आपका एड्रेस लिखिए। और ये करने के बाद में आपको ये पूछेगा, ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पे आपको पूछेगा कि सिलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन। आप किस तरह से आपका ITR वेरीफाई करवाना चाहते हैं। आप इसको ई-वेरीफाई करवाना चाहते हैं, ई-वेरीफाई बाय कौन से मोड के थ्रू, बाय आधार कार्ड, प्री वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट, प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इनके थ्रू आप आपका जो रिटर्न है उसको ई-वेरीफाई करा सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो आपके जो ITR भी है उसको आप 120 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग सेंड कर सकते हैं। कहाँ पे सेंड करेंगे, ये जो एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है उसको पोस्ट करना पड़ेगा आपको, स्पीड पोस्ट या फिर नॉर्मल पोस्ट से उसे भेजिए। सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बेंगलुरु 560500 विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। ऐसा करके आप आपके सिलेक्ट कीजिए ऑप्शन को और इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा। और यदि आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हो तो आपके पास नेक्स्ट विंडो आएगी जहाँ पे आपको वो OTP पूछेगा आपका आधार नंबर से। यदि आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट या फिर जो भी है उससे रिलेटेड आपका वो OTP वगैरह पूछेगा, वो डालिए और आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा। अदरवाइज आप वहाँ पे क्लिक करके ये सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है इसे उसके एक्नॉलेजमेंट आएगी और वो उसको साइन करके आप बेंगलोर भेज दीजिए। बेंगलोर भेजने के बाद में वो लोग उसे प्रोसेस करेंगे और आपका रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा। ITR भी जो है अभी पहले जैसा नहीं दिखता है। यदि आप सोचते हैं कि आप रिटर्न फाइल करके ITR की प्रिंट निकाल के आप उसे बैंक में लोन वगैरह के लिए दे सकते हैं बिना रिटर्न को प्रोसेस करवाए हुए, तो अभी वो नहीं हो सकता है। ITR का पूरा लुक चेंज हो चुका है, उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरह से ITR का पूरा लुक चेंज हो गया है और अभी उसमें इनकम की कोई भी डिटेल नहीं दिखती है, सिर्फ आपका नेम, एड्रेस वगैरह दिखेगा और नीचे साइन के लिए जगह दिखेगी, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, सिर्फ इतना ही। आपका इनकम की डिटेल नहीं होगी, टैक्स की डिटेल नहीं होगी, कोई भी डिटेल नहीं होगी। जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लेते हो तब तक कोई भी डिटेल आपके ITR में अपीयर नहीं होगी। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ज़रूरी वीडियो है जिन लोगों को नहीं पता है अभी तक उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ITR 4 के बारे में। जिस तरह अभी क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारी डेट एक्सटेंड हो गई थी टैक्स डिपॉजिट करने की, बहुत सारे लोगों ने अभी तक TDS डिपॉजिट नहीं किया हुआ है मार्च महीने का, उसकी वजह से उनके फॉर्म 16A में और 26A में वो जनरेट नहीं हुआ है अभी तक।
तो इसकी वजह से अभी हम कोई रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं। जिस तरह से ही मार्च ये जून ओवर हो जाएगा, मैं आपको ऑनलाइन लाइव रिटर्न भी फाइल करके बताऊंगा किस तरह से ITR 1 ITR 4 वगैरह किस तरह से फाइल करते हैं, मैं आपको ऑनलाइन भी बताऊंगा। उसके लिए आप ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके मुझे बताते भी जाएं कि आपको यदि कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं समझ में आया है और आप चाहते हो उसके ऊपर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर उसे रिप्लाई दूंगा और चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो भी मैं उसके ऊपर बनाऊँ। तो फ्रेंड्स यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय।